हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी अगर आपको आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज बताइएगा। सेशन को स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ गाइस, अनअकैडमी पे अगर आप कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो आपको कोड डालना है झा सर कैपिटल में। ये अगर आप कोड डालेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिलेगा अनअकैडमी पे। और अभी इनके प्राइजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं, एनुअल प्राइजेस 9 दिसंबर 2021 से। और एनुअल पैकेज अगर आप इनका लेते हैं तो 3 महीने का एक्सटेंशन भी आपको फ्री में मिलता है। और बाकी ऑप्शनल ऑप्शनल के काफी सारे जैसे आप जो भी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार बस आपको ऑप्शनल का पैकेज परचेज करना है और सभी ऑप्शनल आपके लिए ओपन हो जाएंगे। आप कोई भी ऑप्शनल को एक्सेस कर सकते हो और कोड आपको डालना है झांसर डिस्काउंट के लिए। और बाकी यूपीएससी के बैचेस भी यहाँ पर जो है वो शुरू हो रहे हैं 8 दिसंबर से, तो इसको भी जो है वो आप देख सकते हैं। बाकी फ्री टेस्ट सीरीज तो यहाँ पर चलती ही है और रेगुलर बेसिस पर हम लोग भी टेस्ट सीरीज जो है वो कंडक्ट करते हैं। और उसके लिए आप जो है वो टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिलेगी जहां पर अनअकैडमी के टेस्ट जो है जो कि मैं होस्ट करता हूं, यानी कि मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं और टॉपिक्स आपको ऑलरेडी सुबह दे दिए जाते हैं, तो उसको आप ज्वाइन करें। ये भी फ्री टेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और बाकी अनअकैडमी पर भी हर संडे फ्री टेस्ट जो है वो चलता है, अनअकैडमी कॉम्बैट चलता है एक। और बाकी मंडे टू फ्राइडे शाम में 7:30 बजे और सुबह 10 बजे भी टेस्ट चलते हैं, फ्री है ये, राइट। और बाकी अनअकैडमी लोन भी प्रोवाइड कराती है 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अगर आपको इसके लिए भी एप्लीकेबल अप्लाई करना है, यानी कि अपनी प्रिपरेशन के लिए अगर लोन चाहिए तो वो भी अनअकैडमी प्रोवाइड कराती है। तो उसमें भी आपको झासर कोड का जो है वो यूज करना है। ठीक है, तो चलो फिर अपन अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बाकी मेरी आवाज तो प्रॉपर्ली सभी को सुनाई दे रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, किसी को कोई इशू तो नहीं? लाइव जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज बता दीजिएगा। ऑल राइट, तो अपने सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं, लाइव सेशन करंट अफेयर्स का। एंड हमारे भी काफी सारे बैचेस है गाइस जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का बैच है, लाइव बैच, पीडीएफ बैच, और जनरल स्टडीज प्री प्लस मेन जीरो से तैयारी बैच, मेंस आंसर राइटिंग बैच बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा। मेरे ख्याल से आज हम लोग मेंस आंसर राइटिंग बैच को लॉन्च कर रहे हैं। और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज कम सेल्फ स्टडी बैच, तो ये पूरे बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके इस बैचेस की डिटेल्स जो है वो आप ले सकते हैं, 9713282838 व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट करिएगा। और इस लाइव सेशन को आपको कैसे अप्रोच करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी तैयारी करने का यूपीएससी के लिए कि पहले जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ाई करें, यानी कि पहले पीडीएफ जो आपको यहाँ पर दी जाती है, ये मटेरियल जो आपको दिए जाते हैं, पहले आपको उसको एक बार रीड करना रहता है। और रीडिंग के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप साइड बाय साइड डाउट लिखते जाएं। और जब मैं लाइव सेशन यहाँ पर कंडक्ट करता हूँ, जैसे अभी ये लाइव सेशन कंडक्ट हो रहा है, तो इस दौरान आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके काफी सारे फायदे हैं गाइस, जिसमें कि आपकी मेमोराइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है, राइट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, आप टॉपिक्स को 2 बार पढ़ चुके होते हैं, एक बार आप खुद से और दूसरी बार मैं आपको पूरा कवर करवाता हूं। तो इससे लॉन्ग टर्म रिटेनिंग पावर जो होती है वो आपकी डेवलप होती है, यानी कि उस टॉपिक को लॉन्ग टर्म तक आप अपने माइंड पे रख सकते हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, एक टॉपिक पर अच्छी कमांड डेवलप होती है। रीडिंग और राइटिंग स्किल्स इस पर्टिकुलर प्रक्रिया के थ्रू आपकी डेवलप होती है। और शेयर जरूर करिए करें गाइस ये लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में। और बाकी हमारा एक और चैलेंज जो है वो चल रहा है, 10 दिन का क्विज चैलेंज, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करिए। फ्री चैलेंज है ये, सभी के लिए ओपन है, राइट। रेगुलर बेसिस पर रात में 9 बजे क्विज जो है वो कंडक्ट होता है, तो उस पर आप जरूर जो है वो आए। नीचे टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पर, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन करिए। चलिए, हम लोग आज के टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, एक स्पीसीज को देखेंगे। ये वाला जो टॉपिक है ये पेपर 3 का है, ठीक है। चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर, ये स्पीसीज एक बटरफ्लाई की स्पीसीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तितली की स्पीसीज है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। बाकी इसके अलावा जवाद, चक्रवात जवाद, साइक्लोन जवाद, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है ये इस साल हमें क्यों देखने को मिल रहा है कि कमजोर पड़ गया है, तो इस पर यहाँ पर बात हो रही है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और पोषण ट्रैकर के बारे में बात करेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, तो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड्स है वो मॉन्यूमेंट्स के लिए जो है वो लगाए, राइट। हमारी कंट्री में जो मॉन्यूमेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उसमें लगाया जाए, तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और साथ ही साथ प्राइवेट मेंबर बिल्स क्या होते हैं, राइट। और एक बिल सामने आया है प्रियम्बल को अमेंड करने के लिए, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे।
फिर नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो हालांकि इस टॉपिक को पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को फिर से ये टॉपिक आया तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं आज के गाइस जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो पहला टॉपिक है गाइस ये पेपर 3 का है, पेपर 1 का नहीं है। चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर, ये प्रजाति जो है वो हम लोग को बटरफ्लाई की देखने को मिली है, न्यूली डिस्कवर्ड बटरफ्लाई स्पीसीज है ये, सिक्किम में ये मिली है और इसके क्लोज रिलेटिव्स हम लोग को साउथ ईस्टर्न चाइना के देखने को मिलते हैं और हांगकांग के यानी कि नजदीक क्लोज टू हांगकांग उस क्षेत्र के इसके रिलेटिव है। और साथ ही साथ इसका साइंटिफिक नेम है जोग्रा फेटस जोंगू एनिसिस, जोग्रा फेटस जोंगू एनिसिस। और जोंगू बेसिकली नॉर्थ सिक्किम का एरिया हम लोग को देखने को मिलता है जहां पर ये स्पीसीज डिस्कवर हुई है, इसलिए जोंगेनिसिस जो है वो नाम इसका रखा गया है, राइट। तो ये बेसिक सा फैक्ट है इस स्पीसीज के बारे में जिसके बारे में एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए। और अब बात करते हैं साइक्लोन, साइक्लोन जवाद के बारे में। तो देखिए गाइस ये साइक्लोन जवाद हम लोग को अभी रिसेंटली बे ऑफ बंगाल पर देखने को मिला, एक डिप्रेशन बना और साइक्लोन जवाद जो है वो इंटेंसिफाई हुआ, यानी कि एक डिप्रेशन जो है वो एक साइक्लोन में जो है वो बना बे ऑफ बंगाल में। तो आपको ध्यान में रखना है साइक्लोन जवाद जो है वो कहां पर बना, बे ऑफ बंगाल में बना। सऊदी अरेबिया ने इसका नाम दिया जवाद, इसका मीनिंग है लिबरल या फिर मर्सीफुल, उदार या फिर दयालु। और एक बात और बता दें ये साइक्लोन जो है वो सीवियर नहीं है, राइट, एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो ये चीज है बेसिक सा फैक्ट इससे रिलेटेड। और बाकी साइक्लोन कैसे बनते हैं, राइट, और साइक्लोन के बारे में पूरी प्रॉपर डिटेल्स मैंने कल आपको एक लिंक प्रोवाइड कराई थी टेलीग्राम पर, मैं उम्मीद करता हूं आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उस लिंक को देखिएगा, उसमें अराउंड मेरे ख्याल से 18-19 मिनट का वो वीडियो है जिसमें प्रॉपर तरीके से कंप्लीट स्टैटिक साइक्लोन्स की डिटेल जो है वो उसमें आपको दी हुई है कि साइक्लोन बनते कैसे, उसके पीछे की क्या फिनोमेना होता है। तो वो आप जरूर जो है वो देख लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपने उसको देख लिया होगा जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। आपने कहीं देखा कि नहीं देखा वो तो कई बार मैं आप लोग को वो लिंक भी जो है वो दे चुका हूं, क्योंकि वो एक सिंगल लिंक है जिसमें पूरी चीज डिटेल में दी हुई है रिगार्डिंग साइक्लोन्स। उसको जो है वो जरूर जो है वो कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत कम डिटेल्स जो है वो साइक्लोन से रिलेटेड दी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स जो है वो दी हुई है, राइट। अच्छा, क्या होता है जब साइक्लोन जो है वो लैंड पर हिट करता है, तो भूमि से टकराता है तो क्या होता है? साइक्लोन जब लैंड पर हिट करता है तो क्या होता है? साइक्लोन बचता ही नहीं है, क्योंकि साइक्लोन की पूरी एनर्जी जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो उस टॉपिक को देखिएगा, ये सब जितने भी क्वेश्चन है वो आपको जो है वो समझ में आएंगे, उसके आंसर सभी के आंसर आपको मिलेंगे, राइट। चलिए, और बाकी मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पर भी ये लिंक जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा साइक्लोन्स की। चलो, वाई हैज द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून रिमेन्ड सबड्यूडेड दिस ईयर, क्यों इस साल हमें देखने को मिला कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है वो कमजोर पड़ गया, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट। तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो बताया जा रहा है कि 2018 के बाद से लगातार चौथा साल हमें देखने को मिल रहा है जहां पर लैंड स्लिप्स और फ्लडिंग के केसेस हम लोग को देखने को मिले। चौथे साल बाढ़ और भूस्खलन के केसेस हम लोग को देखने को मिले 2018 के बाद। और बताया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है गाइस, ये मतलब इसने भी हमें देखने को मिला कि लॉसेस जो है वो किए, लाइफ को डैमेज किया, प्रॉपर्टी को डैमेज किया, क्रॉप को डैमेज किया। और ओवरऑल एस्टिमेट डैमेज जो रेन के कारण अक्टूबर और नवंबर में हमें देखने को मिला वो 11,916.3 करोड़ रुपीस था, राइट। और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 1,281.92 करोड़ रुपीस जो है वो हमें देखने को मिला कि डैमेज किसके कारण हुआ, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड पे हम लोग को देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। देखिए, एक जो होता है ये हम लोग को साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलता है, राइट। और एक जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, मुझे बताओ कि साउथ वेस्ट मानसून जो है वो कहां से चलता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो कहां से चलता है? सिंपल सी चीज है, इसके नाम से समझ में आ रहा है। साउथ वेस्ट मानसून हम लोग को देखने को मिलता है अरेबियन सी से जो है वो चलता है, राइट। और इंडिया की तरफ जो है वो ये पूरे मॉइस्चर को जो है वो लेकर आता है, यानी कि क्लाउड्स वगैरह को जो है वो लेकर आता है, राइट। और इसका जस्ट अपोजिट हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे हिमालय जो होते हैं हमारे, वो बेसिकली ये पूरे हमारे जो एनवायरमेंट है, जो मानसून है, उसको मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि इस क्लाइमेट को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये उस बादल को जो है वो हिमालय से क्रॉस होने नहीं देते, उससे वापस जो है वो उसको कर देते हैं,
राइट। तो इस तरीके से आप समझो कि हमारे हिमालय एज अ बैरियर के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि हिमालय भी, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा कि हिमालय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए। ये जो हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है वो बिकॉज ऑफ हिमालय ऑल्सो, कि वो इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। अगर हिमालय नहीं होते तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि नॉर्थ एरिया की जो ठंड हम लोग को देखने को मिलती वो ऊपर तक आ जाती। इवन हमारा इंडिया, आधा इंडिया जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहती, राइट। तो ये वाली चीज भी आपने ज्योग्राफी में जो है वो पढ़ी होगी। तो ये स्टैटिक पोर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये स्मॉल स्केल मॉनसून हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि काफी कम समय का होता है। ये ज्यादा अगर हम इसके वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं एग्जैक्टली अगर हम इसकी बात करें कैपेसिटी की, तो उतना लार्ज कैपेसिटी का ये मॉनसून हम लोग को नहीं देखने को मिलता है, साउथ वेस्ट मॉनसून, राइट। और सदर्न पेनिनसुला पर ही कन्फाइंड है ये। तमिलनाडु, पुडुचेरी, काराईकाल, यनम, कोस्टल एरिया आंध्र प्रदेश का, केरला, राइट, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, माही, लक्षद्वीप, तो यहां तक ये सीमित हम लोग को देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, राइट। और कुछ साउथ एशियन कंट्रीज, मालदीव्स, श्रीलंका, म्यांमार, राइट, तो यहां पर भी हमें देखने को मिलता है कि रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, राइट, बिकॉज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। और ला नीना जो है वो कैसे लिंक्ड है? अच्छा मुझे बताओ कि ला नीना फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि एल नीनो? ला नीना फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि एल नीनो? ये चीज बताइए आप मुझे। नहीं गाइस, ला नीना फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो ये चीज आप याद रखना है। अभी आपके शायद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। वैसे मैंने ला नीना के बारे में पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। हमेशा याद रखना है, ला नीना जब भी आएगी, जब इंडिया के अंदर फ्लड आएगा, ये फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, राइट। तो ला नीना की कंडीशन जो होती है, इसके कारण से रेनफॉल जो होती है वो एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। और बताया जा रहा है कि इट हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन रेनफॉल एसोसिएटेड विथ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो ये ला नीना की कंडीशन जो होती है वो रेनफॉल जो है वो बढ़ा देती है साउथ वेस्ट मॉनसून की, राइट। रेनफॉल जो है वो एनहांस करती है, बढ़ाती है, बट जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो होती है तो उसमें रेनफॉल जो होता है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ता है, राइट। नॉर्थ ईस्टर्न रेनफॉल कैसे? क्योंकि देखो इसने क्या किया, अब आप मुझे खुद एक सिंपल सी चीज समझाओ। क्लाउड जो है, क्लाउड्स में क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक कैपेसिटी जो है उसकी वो कंफाइंड है, कि एक क्लाउड जो है जिसमें जितने, यानी कि एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल के तौर पर ऐसा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा समझो कि क्लाउड में एक लिमिटेड ही पानी होगा, अनलिमिटेड पानी तो नहीं होगा क्लाउड में, राइट। वाटर वेपर जो होंगी जो क्लाउड का फॉर्म करती है वो लिमिटेड ही रहती है। तो ला नीना क्या करता है, ये रेनफॉल, साउथ वेस्ट मॉनसून की रेनफॉल को एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, राइट। जिसके कारण ही ये नेगेटिव इंपैक्ट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का पड़ता है, राइट। क्योंकि जब ऑलरेडी साउथ वेस्ट मॉनसून में हमें देखने को मिला कि जो मॉइस्चर था वो टोटली ला नीना ने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी कि उसको एंड कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो बहुत ही कम बचेगा ना नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के लिए, जो मॉइस्चर जो होगा वो काफी कम बचेगा, जो रिट्रीटिंग मॉनसून जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो उसके लिए जैसे मैंने भी आपको क्या बोला कि ये जो क्लाउड्स हैं ये कहां पर जा रहे हैं, हिमालय पर जा रहे हैं, और फिर वहां से वो रिटर्न लेते हैं। तो इसने क्या किया, ला नीना ने ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी कि वो जो साउथ वेस्ट मानसून जो था, तो उसने रेन जो है वो इतनी ज्यादा कर दी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए बचा ही नहीं। बात समझे? अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई कि क्यों नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, क्योंकि मेन जो चीज है इस टॉपिक का, यानी कि जो टाइटल जो था कि नॉर्थ ईस्ट मानसून कमजोर हुआ, उसकी क्या वजह है, तो यहां पर उसका आंसर है ला नीना इज द रीजन। क्योंकि ला नीना ने साउथ वेस्ट मानसून जो हमें देखने को मिलता है उससे एसोसिएटेड रेनफॉल को एनहेंस कर दिया, बढ़ा दिया, राइट। तो इसके कारण हमें क्या देखने को मिला कि नॉर्थ ईस्ट मानसून की जो रेनफॉल है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है मेनली, राइट, ये चीज। और ला नीना ईयर्स पे हम लोग को देखने को मिलता है लो प्रेशर या फिर साइक्लोन जो है वो बे ऑफ बंगाल पर बनते हैं, जैसे कि अभी एक साइक्लोन हमें देखने को मिला, बे ऑफ बंगाल बना, और लगातार काफी सारे साइक्लोन हम लोग को बे ऑफ बंगाल में देखने को मिल रहे हैं, बन रहे हैं, है ना। तो ये वाली चीज है। और बाकी आपके लिए एक सिंपल सा टास्क है, आपको एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के बारे में पढ़ना है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी जो स्टूडेंट्स यूपीएससी बैच में, उनको तो मैं कवर करवा ही दूंगा। बाकी जो स्टूडेंट यूपीएससी बैच में नहीं है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इस टॉपिक को जो है वो आपको पढ़ के रखना है। इससे रिलेटेड बहुत अच्छे नोट्स बनाने, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। चलिए, अमित जी, किस चीज का रीजन पूछ रहे हैं आप?
साइक्लोन्स, तो इसके लिए मैंने अभी आपको बताया ना कि वो एक प्रॉपर 18 मिनट का जो वीडियो अलग से बना के रखा हुआ है, उसको आप देखो, उससे आपको प्रॉपर तरीके से पता लगेगा कि ये साइक्लोन्स के कारण आपको पता लगेगा कि साइक्लोन बनते कैसे हैं, व्हाट इज द एक्चुअल फिनोमेना बिहाइंड इट। तो उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है आप लोग के लिए, प्रॉपर स्टैटिक पोर्शन जीरो से बिल्कुल, उसमें एनिमेशन वगैरह भी डाले हुए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए, उसको चेक करना। चलिए पेपर 2 की बात हम लोग करेंगे। पोषण ट्रैकर, पोषण ट्रैकर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 1000 करोड़ रुपीस से ज्यादा जो है वो स्पेंड किए हैं पोषण या फिर न्यूट्रिशन ट्रैकर के ऊपर। और ये ट्रैकर है न्यूट्रिशन ट्रैकर, पोषण ट्रैकर, नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये हमारी कंट्री के अंदर किस प्रकार से माल न्यूट्रिशन की कंडीशन चल रही है। तो उसका रियल टाइम डेटा जो है ये बताएगा। तो ये रिकॉर्ड करता है रियल टाइम डेटा माल नरिश्ड और सीवियर अक्यूट माल नरिश्ड चिल्ड्रन में, यानी कि जो डेटा है कि न्यूट्रिशन जो है वो कैसे, मतलब कितना इनटेक हो रहा है, राइट। यानी कि जैसे आप कह सकते हो पीरियोडिकली ये जो है वो एक डेटा हमें बताता है कि किस प्रकार से आंगनवाड़ी में मौजूद जो बच्चे हैं तो उनमें माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की जो कंडीशन है वो क्या है, इंप्रूव हो रही है या फिर और वर्स्ट हो रही है। तो उसके बारे में एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड कराता है ये पोषण या फिर न्यूट्रिशन ट्रैकर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, राइट। और गवर्नमेंट ने अभी हालांकि इसका डेटा जो है वो पब्लिक नहीं किया है। और चिंता वाली बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये चीज मेंशन करी है कि ये डेटा जो है वो इन्होंने अभी सिक्योर करके इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये नहीं चाहते प्रिवेसी, मतलब कि प्रिवेसी कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट का ये कहना है। बट एक्चुअली कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे सरकार क्या कर सकती है, अपने डेटा के साथ जो है वो छेड़खानी कर सकती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है कि सरकार के पास अगर डेटा रहेगा तो सरकार इस डेटा को अगर पब्लिक नहीं करेगी रियल टाइम पे भी तो वो उसके साथ छेड़खानी कर सकती है। जैसे कि कई बार होता है कि सरकार इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को जो है वो क्लीन दिखा सकती है, या फिर नॉट इवन इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल पर भी ये बता सकती है कि हमने काम किया और काम जो है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हुआ, राइट। ये कह रहे हैं, ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट कह रही है कि माल न्यूट्रिशन, ये हम जो है वो डेटा, यही वाली चीज तो कंसर्न वाली बात है महक जी। इन्होंने बोला कि हम डेटा जो है वो इसलिए सिक्योर करके रख रहे हैं क्योंकि ये लोगों की प्रिवेसी कंसर्न है, राइट। ये गवर्नमेंट का कहना है। बट बाकी दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जिन, मुझे मुझे भी सेम ऐसे ही लगता है कि दूसरे एक्सपर्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिन्होंने इस चीज की चिंता व्यक्त करी कि ऐसे में सरकार जो होती है वो आंकड़े जो है वो अपने बदल सकती है, अपने आप को क्लीन दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, कि उसमें जो है वो काम किया और प्रॉपर तरीके से उसकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई है ग्राउंड लेवल तक, राइट। ये मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा जो एक्सपर्ट्स हैं जो ये बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट। तो पोषण ट्रैकर है क्या, तो इसे ICDS-CAS पहले कहा जाता था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसका मेन एम यह है कि ट्रैक करना और इंप्रूव करना वेरियस सर्विसेज को जो कि आंगनवाड़ी तक डिलीवर होती है, और इंश्योर करना न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को बेनिफिशियरीज के लिए, राइट। और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम ये हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें की पिलर जो पोषण अभियान के या फिर न्यूट्रिशन मिशन के हमें देखने को मिलते हैं, उसको अप्रूव किया था यूनियन कैबिनेट ने 2017 में 9000 करोड़ रुपए के आउटले के साथ 3 सालों के लिए। और पोषण अभियान की बात करेंगे तो पोषण अभियान आप जानते ही हैं इस अभियान के बारे में कि बच्चों में, प्रेग्नेंट महिलाओं में, लैक्टिंग महिलाओं में, राइट। तो इनमें जो न्यूट्रिशन की जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करना और उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कराना। तो ये पोषण अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव था। इसे 2018 में लॉन्च किया था और इसके स्पेसिफिक टारगेट जो है वो बताया गया था कि 2022 तक अचीव करना है, राइट। और इसका मेन एम क्या है, स्टंटिंग और वास्टिंग को 2% से रिड्यूस करना एक साल में, और टोटल 6% 2022 तक स्टंटिंग और वास्टिंग की समस्या को रिड्यूस करना। एनीमिया को 3% हर साल जो है वो रिड्यूस करना, एनीमिया की प्रॉब्लम को, और टोटल 9% एनीमिया की प्रॉब्लम प्रेग्नेंट महिलाओं में, लैक्टिंग मदर्स में और बच्चों में रिड्यूस करना, एडोलेसेंट गर्ल्स में रिड्यूस करना। इस मिशन का टारगेट ये हमें देखने को मिलता है कि स्टंटिंग जो है बच्चों के बीच में उसको लो करना, कम करना। जिन बच्चों का एज ग्रुप 0 से 6 ईयर्स का है, 38.4% से 25% तक लेकर आना स्टंटिंग की प्रॉब्लम को। तो ये टारगेट का मेन मिशन है। और आपको बता देगा कि हमारी कंट्री के अंदर 1/3 से भी ज्यादा बच्चे जो कि 5 साल से कम की उम्र के हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि स्टंटिंग और वास्टिंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और 40% जो ये बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं 1 साल से 4 साल की उम्र के, उनको एनीमिया की प्रॉब्लम है। और 50% से भी ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाएं, राइट, और दूसरी महिलाएं, तो इनमें भी एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो पाई गई है। और ये रिकॉर्ड हम लोग को नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4
से मिला है, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। देखिए, स्टंटिंग, वास्टिंग, अंडरवेट और नॉर्मल चाइल्ड, ये फिगर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं। देखिए, ये जैसे नॉर्मल चाइल्ड है, राइट। अब वास्टिंग का मतलब आप क्या देख रहे हो कि ये पतला है, हाइट तो उसकी बिल्कुल सेम है बट ये पतला है, राइट है कि नहीं, ये पतला हमें दिखाई दे रहा है। और स्टंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो स्टंटिंग का मतलब उसकी हाइट छोटी है, स्टंटिंग मतलब छोटी हाइट का बच्चा, यानी कि नॉर्मल एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी जो हाइट है उसके कंपैरिजन में जिस बच्चे की हाइट छोटी होगी तो वो स्टंटिंग की कैटेगरी में आएगा। और अंडरवेट तो आप देख ही रहे हैं, इसकी हाइट भी कम है और बॉडी का वेट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कम है, राइट। तो ये वाली चीज, यस, नॉर्मल, वास्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट। अच्छा, हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम किसकी है, कोई बता सकता है कि ज्यादा प्रॉब्लम हमारी कंट्री के अंदर किस चीज की है एट प्रेजेंट? क्या स्टंटिंग की है या वास्टिंग की है? गाइस, वास्टिंग हमारी कंट्री में मेजर प्रॉब्लम जो है वो वास्टिंग की है। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वाली प्रॉब्लम हमारी कंट्री में मेजर तौर पर हमें देखने को मिलती है, राइट। चलिए, ठीक है, क्लियर है यहां तक बातें, आगे बढ़ जाए। CSR फंड, आई थिंक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं, आपको पता ही है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। इतनी बार मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं। कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसको CSR के बारे में नहीं पता हो, बताइए। तो मॉन्यूमेंट्स के लिए, स्मारकों के लिए CSR निधि हम लोग को, CSR फंड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें कहा गया कि जितने भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स हैं उसका 25% किस चीज के लिए उपयोग में लिया जाना चाहिए? जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, राइट, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, जो प्राचीन स्मारक हैं, राइट, और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं, पुरातात्विक स्थल जो हैं, तो उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए, उनको रिस्टोर करने के लिए CSR फंड का 25% फंड जो है वो लगाना है, राइट। तो ये एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया, बट आप जानते हैं प्राइवेट मेंबर बिल कहाँ टिक पाते हैं, उनको तो रिजेक्ट कर दिया जाता है पूरी तरह से। तो ये चीज आप जानते ही हैं, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं टिकते, उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो कुछ मेंबर जो है उन्होंने सपोर्ट किया है कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2019 को, और कुछ जो है वो इस मैंडेटरी प्रोविजन के साथ जो है वो एग्री नहीं कर रहे हैं, राइट। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी और दूसरी एजेंसी को ये टास्क दिया गया है, आप जानते ही हैं कि मॉन्यूमेंट्स की देखभाल करने का, राइट। और इस बिल के अपोजिशन में हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है? तो एम जो CSR का है वो क्या है कि लोकल कम्युनिटीज को बेनिफिट प्रोवाइड कराना है, इसलिए इसके फंड्स को डाइवर्ट हम लोग नहीं कर सकते एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए। तो CSR फंड जो होता है वो लोकल कम्युनिटीज को बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए होता है। और CSR होता क्या है एग्जैक्टली? जैसे कि एक कंपनी है, राइट। अब कंपनी क्या है? एक फैक्ट्री हम लोग मानते हैं, ठीक है। फैक्ट्री जैसे ही दिमाग में आता है फैक्ट्री का, तो हमारे दिमाग में आता है कि उससे धुआं निकल रहा है, राइट। तो एक रेसिडेंशियल एरिया के पास एक फैक्ट्री है, अगर वो उससे धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि उस फैक्ट्री के नजदीक जो एनवायरमेंट है, राइट, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, वहां पर जो पशु हैं, पक्षी हैं, राइट, प्रॉपर एनवायरमेंट है पूरा, यानी कि पेड़ पौधे जो हैं, तो उसको वो फैक्ट्री डैमेज कर रही है। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैक्ट्री की जो उसने डैमेज किया है उसकी वो भरपाई करे अलग अलग तरीके से सोसाइटी में रिटर्न करके, राइट। तो ये चीज है। और दूसरी एक चीज बहुत बढ़िया सी जो है वो कही जाती है कि ये जो पूरा हमें देखने को मिलता है कि जो इंडस्ट्रीज जो है, ऑब्वियस ही बात है कि वो किसकी दम पर चल रही है? सोसाइटी की दम पर चल रही है, कमा रही है सोसाइटी की दम पर। अगर सोसाइटी नहीं होगी, लोग बाग नहीं होंगे, कम्युनिटीज नहीं होगी, तो कैसे कमा पाएगी? उसका बिजनेस ही नहीं चलेगा। जैसे एक फैक्ट्री है, वो अगर कोई प्रोडक्ट निकालती है, राइट, प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, राइट, तो वो प्रोडक्ट को कौन खरीदेगी? जनता खरीदेगी। और अगर जनता को ही आप नुकसान पहुंचा रहे हो, राइट, तो ये तो बात गलत है, ये तो बात बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसा एक स्टेटमेंट जो है वो कहा जाता है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके बारे में। ये है पूरा ओवरऑल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका आपको सिंपल सा आइडिया होना चाहिए। अब इंडिया के अंदर इसे कैसे रेगुलेट किया जाता है? तो एक अमेंडमेंट आया था कंपनीज एक्ट 2013 का, कंपनीज एक्ट का 2014 में ये अमेंडमेंट हम लोग को देखने को मिला था, जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया था कंपनीज के लिए कि उन्हें CSR जो है वो मेंटेन करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनको मेंटेन करनी है, यानी कि अपने पास से कुछ फंड जो है वो निकालकर CSR के लिए जो है वो उन्हें अलग करना है, सेपरेट जो है वो करना है, राइट। और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हेल्थ केयर, सैनिटेशन, एजुकेशन,
या स्किल डेवलपमेंट, वेरियस सरकार की स्कीम्स भी जो होती हैं उनमें भी ये CSR के फंड जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे कई बार आपने सरकारी स्कीम के बारे में पढ़ा होगा कि इसकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, तो उसमें कई बार लिखा रहता है कि CSR के माध्यम से इसको फंड जो है वो किया जाएगा। आपने कई बार पढ़ा होगा, ऐसी कई बार आपने चीजें देखी होंगी। और सेक्शन 135 क्लॉज 1 जो इस कानून का हम लोग को देखने को मिलता है, ये प्रिस्क्राइब करता है कि कंपनीज को एक CSR कमिटी जो है वो बनानी है, राइट। और कौन सी कंपनी CSR कमिटी बनाएगी, पहली बात तो इसमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, यानी कि आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि जिस कंपनी की नेटवर्थ वर्थ प्रिसाइडिंग ईयर यानी पिछले साल 500 करोड़ या उससे ज्यादा की रही हो, या उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का रहा हो, या उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा का रहा हो, तो ऐसी कंपनी को CSR एक कमिटी बनानी पड़ेगी और CSR की फंडिंग जो है वो मैंडेटरी ऐसी कंपनी के लिए करना। और एक कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी आया जिसमें बताया गया कि अब ये बताया जा रहा है कि एक कंपनी जिसने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि एक कंपनी जो होगी वो अगर 3 साल से एग्जिस्ट कर रही होगी और वो इस प्रकार के प्रॉफिट या बेनिफिट जो है वो सोसाइटी से जनरेट कर रही होगी, तो उसको जो है वो सोसाइटी को रिटर्न करना है CSR के तौर पर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर। और एटलीस्ट 2% अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का जो वो जनरेट करती है, राइट, ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रिसाइडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 सालों में एक एवरेज देखा जाएगा कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, उसका एटलीस्ट 2% जो है उन्हें खर्च करना पड़ेगा CSR में, राइट। एंड जिन भी कंपनीज ने 3 फाइनेंशियल ईयर्स को कंप्लीट नहीं किया, द एवरेज नेट प्रॉफिट जनरेटेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी फैक्टर्ड इन। तो जिन्होंने 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं किया, तो पिछले साल जितना उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया उसका 2% आपको जो है वो CSR में जो है वो डालना है, राइट। और अच्छा, जैसे कि लेट्स से कि इन्होंने लेट्स से 1 करोड़ रुपए CSR के अकाउंट में डाल दिया, बट वो 1 करोड़ इन्होंने पूरा का पूरा खर्चा नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर बताया जा रहा है कि उसको एक आप स्पेशल अकाउंट पे जो है वो डालें, स्पेशल अकाउंट में। और अभी तो यहाँ पर 30 डेज की बात की जा रही है, बट आपको मैं बता दूं, यानी कि 30 डेज के अंदर अंदर एक स्पेशल अकाउंट में डालना है और ये 6 महीने के अंदर अंदर इस पर्टिकुलर अमाउंट को वेरियस एक्टिविटी के लिए स्पेंड करने के लिए फॉरवर्ड कर देना है। इवन जैसे सरकारी स्कीम्स वगैरह जो होती हैं, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, तो इसमें भी CSR का उपयोग जो है वो किया जाता है अनस्पेंड अमाउंट का। और ये देखिए, मस्ट बी ट्रांसफर टू अ फंड विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ, तो 6 महीने के अंदर अंदर ये अनस्पेंड अमाउंट जो है, यानी कि जो कंपनी खर्चा नहीं करती CSR में, उसे इन्हें ट्रांसफर करना होता है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है इससे रिलेटेड। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है 2 रीजन के चलते। जो चीज मैं अभी आपको बता रहा था उसकी ये बहुत बढ़िया सा एक स्टेटमेंट, आप इसको अपने पास नोट डाउन करके रखें और मेंस में जरूर उपयोग कीजिएगा। अ हेल्दी बिजनेस कैन ओनली सक्सीड इन अ हेल्दी सोसाइटी। एक स्वस्थ व्यवसाय ही स्वस्थ समाज में सफल हो सकता है। कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए कंपनी जो है वो गुड्स और सर्विसेज जो बनाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोगों के लिए बनाती है, और लोग हेल्दी रहेंगे तभी तो कंपनी के गुड्स और सर्विसेज परचेज कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, इसलिए सोसाइटी को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हाँ यार, करप्शन तो बिल्कुल चलता है, अमित जी ने बिल्कुल सही लिखा कि ये सब होते हुए भी कोई करता नहीं है। करते हैं, काफी सारी कंपनीज करती हैं अगर वो रिस्पॉन्सिबल बने। जैसे कि आपको अपनी बात बताता हूँ, अपनी कंपनी इतनी बड़ी तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग ने जब से कंपनी को शुरू किया था तब से एक चीज जो है वो डिसाइड करी थी जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब मेरा मेरा ऐसा नहीं है बताने का कि जो भी मैं वेलफेयर एक्टिविटी करता हूँ छुपा के ही करता हूँ, और सभी को छुपा के ही करना चाहिए, किसी को कोई जरूरत नहीं इस प्रकार की चीजें बताने की। बट स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक जब से कंपनी शुरू करी है, प्रॉफिट अपना आना शुरू हुआ, राइट, प्रॉफिट नहीं इन द सेंस बिजनेस, कि बिजनेस शुरू हुआ तब से मैंने कुछ परसेंट जो है वो अलग रख के रखा हुआ है, और उस पर मैं रेगुलर बेसिस पर ऑपरेट करता हूँ। ऐसा सभी को करना चाहिए यार। आई थिंक कि ना ही सिर्फ कंपनी, हर एक इंडिविजुअल को करना चाहिए। अपनी इनकम का कुछ पर्टिकुलर अमाउंट उन्हें जो है वो स्पेंड करना चाहिए वेरियस वेलफेयर एक्टिविटीज के ऊपर। तो वो जो दिल से जो सुकून मिलता है ना, मजा आ जाता है उसमें। तो अगर आप भी कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, किया करो कि अपनी अपना पर्टिकुलर जो भी आप बिजनेस कर रहे हो या जो भी आपके पास इवन सैलरी आ रही है, उसका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट अलग से रख दो पहले ही, किस चीज के लिए? वेलफेयर के लिए। बहुत अच्छा लगेगा देखना। चलो आगे की बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है वो हाउस के मेंबर होते हैं या हाउस के बाहर के मेंबर होते हैं, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाने वाला बिल होता है? बताइए।
प्राइवेट मेंबर्स बिल हाउस के मेंबर या हाउस के बाहर के मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं? बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? बेटा आउटसाइडर्स कैसे होंगे, आप मुझे खुद बताओ। जो लेजिस्लेचर ही तो ये बिल वगैरह को जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे वही तो बिल वगैरह को प्रस्तुत करेंगे, आउटसाइडर बिल्कुल नहीं होंगे। दोनों भी नहीं, आउटसाइडर नहीं। कैसे आउटसाइडर एक बिल ला सकता है? बिल्कुल नहीं ला सकता। द मेंबर, द एमपी हु इज नॉट द मिनिस्टर, एक एमपी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं है, जब वो एक बिल को प्रस्तुत करता है, इंट्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, सिंपल सा। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल में उनको लगता है कि हाउस के बाहर के लोग आकर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। नहीं, आपको सिंपल सी चीज ये ध्यान में रखनी है कि एमपी हु इज नॉट द मिनिस्टर, एक पर्टिकुलर एमपी जो कि मिनिस्टर नहीं है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा नहीं है, राइट? तो वो जो होता है, वो अगर कोई बिल इंट्रोड्यूस करता है तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और 153 प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुए हैं लोकसभा के अंदर, और इसमें बताया जा रहा है कि लिंचिंग, कुछ बिल आए हैं लिंचिंग, मॉब लिंचिंग जो हम लोग को देखने को मिलती है उसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। कुछ आए हैं कि मतलब भगवत गीता जो है वो कंपलसरी कर दिए जाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, राइट? और प्राइवेट मेंबर कौन होता है ये देखिए, ये है इसकी डेफिनेशन। एनी एमपी, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्लियरली एमपी मतलब हाउस का हिस्सा ही, हाउस का मेंबर ही है ना, हु इज नॉट अ मिनिस्टर इज रिफर्ड टू एज प्राइवेट मेंबर। और जब ये बिल लेकर आता है तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट मेंबर बिल। तो ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर रखो, क्योंकि मैंने 80% स्टूडेंट्स में देखा है कि जब भी प्राइवेट मेंबर बिल की बात आती है, प्राइवेट मेंबर की बात आती है, तो उनको लगता है कि वो हाउस के बाहर का है। नहीं, हाउस का ही हिस्सा होगा ना। ये एमपी का काम है बिल जो है वो लेकर आना। जो इंडिया की जो जनता है, उन्होंने एमपी को क्यों चुना है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्यों चुना है? क्योंकि वो बिल लेकर आए, कानून बनाए। अगर बाहर से करना होता तो लोग बाग खुद ही प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत नहीं करने लगते। ये कॉन्सेप्ट भी समझो आप। तो ये चीज, तो इसका जो शब्द है ना उस पर नहीं जाना। प्राइवेट के नाम से हम लोग सोचते हैं जो सरकारी नहीं है वो प्राइवेट होगा, ऐसा नहीं है, राइट? तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा इस चीज के बारे में। तो पर्पस जो है वो इस प्राइवेट मेंबर बिल का क्या होता है? तो गवर्नमेंट के अटेंशन को खींचना, राइट? कि जो दूसरे मेंबर जो है पार्लियामेंट के, तो वो भी मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट में गैप्स है, गवर्नमेंट ने कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दिया है, गवर्नमेंट को ये बिल लाना चाहिए, राइट? जिस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, तो उनका अटेंशन खींचने के लिए ये बिल जो है वो लाया जाता है। और एडमिसिबिलिटी की बात करें प्राइवेट मेंबर बिल की, तो गाइस ये कौन डिसाइड करता है ये बिल जो है वो रखना है या नहीं रखना है? तो ये डिसाइड किया जाता है राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा या फिर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। और अगर प्राइवेट मेंबर बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब इसका कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस पर इंप्लीकेशन नहीं पड़ता। मतलब कि सरकार गिरने जैसे होता है ना, कि कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे कि एक बिल जो है वो लेकर आई, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन्होंने एक बिल जो है वो लेकर आए, राइट? अब वो बिल अगर पास नहीं होगा तो हाउस में हम लोग को देखने को मिलेगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन तक की बात आ सकती है, यानी कि सरकार गिरने वाली भी बात आ सकती है। क्योंकि ये चीज आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो पॉलिटी में आपको पढ़ना ही है इन सब चीजों के बारे में, कि हाउस के अंदर देखिए सरकार किसकी है? मेजोरिटी की सरकार है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, सरकार किसकी है? मेजोरिटी की सरकार है ना? मेजोरिटी की हम लोग को देखने को मिलती है कि सरकार है। अब मेजोरिटी की सरकार अगर कोई पर्टिकुलर बिल लेकर आएगी और अगर वो पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सरकार में ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, राइट? सरकार के यानी कि जो मेजोरिटी है उन्हीं में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसके कारण से उन्होंने बिल पास नहीं किया। क्योंकि बिल पास तो तभी होगा ना जब मेजोरिटी अलाउ करेगी, कि मेजोरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार ये बिल को पास करो। बट अगर वो रुक गया तो कहीं ना कहीं दरार है, कहीं ना कहीं जो सरकार बनी है उसी के जो लोग हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि ये बिल जो है वो लाया जाए, मतलब इश्यूज है। तब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, कि यानी कि उस मेजोरिटी ने अपना कॉन्फिडेंस हाउस के अंदर जो है वो खो दिया है। तब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और सरकार जो है वो गिर जाती है, उसको रिजाइन करना पड़ता है। बट प्राइवेट मेंबर बिल के केस में ऐसा नहीं है, इसको अगर रिजेक्ट भी कर दिया जाए तो कोई भी इम्प्लीकेशन सरकार के गिरने पर जो है वो नहीं पड़ेगा, राइट? यानी कि इस प्रकार की प्रोसीजर जो है वो नहीं शुरू होगी। और दोनों हाउसेस के अंदर बिल का प्रोसीजर सेम ही होता है। मेंबर जो है उन्हें एटलीस्ट
1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है, राइट, बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, लिस्ट करने से पहले। हाउस के जो सेक्रेटेरिएट होते हैं वो जांच करते हैं इस बिल की कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और रूल्स जो है लेजिस्लेशन के, यानी कि जो रूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये बिल को लाया जा रहा है कि नहीं लाया जा रहा, तो उसके प्रोविजन को जो है वो सेक्रेटेरिएट जो है वो चेक करता है, हाउस सेक्रेटेरिएट, राइट, इसकी जांच करता है और उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है, राइट, कि करना है कि नहीं करना है। फिर फाइनली डिसाइड करते हैं चेयरमैन या स्पीकर। और कोई एक्सेप्शन है क्या? तो भाई गवर्नमेंट बिल जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और डिस्कस किए जाते हैं किसी भी दिन पे, बट प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस और डिस्कस किए जाते हैं सिर्फ फ्राइडेज पर। ये पॉइंट ध्यान में रखो कि फ्राइडेज पर ही प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है और डिस्कस किया जाता है। बाकी गवर्नमेंट बिल कभी भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं या डिस्कस किए जा सकते हैं। और क्या कोई प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक कानून बना है क्या? तो आपको बता दें गाइस कि पीआरएस लेजिस्लेटिव की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में सिंस 1970। और आज की डेट में पार्लियामेंट ने 14 ऐसे बिल पास किए हैं, 6 को पास किया था 1956 में, और 14th लोकसभा में 300 से भी ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे, और रफली 4% बिल जो है वो डिस्कस किए गए थे, और रिमेनिंग 96% बिल्स को जो है वो लैप्स कर दिया गया था बिना किसी डायलॉग के, यानी कि बिना किसी डिस्कशन के। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली है। अमित जी, हाउस जो है, हाउस जैसे कि लोकसभा हमें देखने को मिल रही है, राज्यसभा हमें देखने को मिल रही है, ये हाउस है ना, इसे हाउस हम लोग बोलते हैं, लोकसभा राज्यसभा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। किसी को कोई डाउट इस टॉपिक में, डाउट है तो पूछ लीजिए। चलो वेरी गुड, सो वी आर मूविंग अहेड। एक बिल सामने लाया गया प्रियम्बल को अमेंड करने के पर्पस के लिए। तो राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, इन्होंने रिजर्व किया है अपने डिसीजन को कि ये अलाउ करेंगे प्राइवेट मेंबर बिल के इंट्रोडक्शन को, राइट, कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को अमेंड करने से रिलेटेड हो। तो इसमें आपको प्रियम्बल के बारे में मेनली अभी पता होना चाहिए मेन तौर पर, और अभी ये बिल के अंदर क्या चीज आई है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि आप जो है वो प्रियम्बल, लक्ष्मीकांत पॉलिटी में प्रियम्बल का एक चैप्टर है, तो उसको एक बार आप बस रीड कर लें, राइट। और बाकी जो स्टूडेंट यूपीएससी बैच में, अभी आपको करने की जरूरत नहीं, आपको वो सब चीज जो है वो करवाई जाएगी। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो उस पर आप फोकस करो अभी, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2021, इसकी यहां पर बात हो रही है। ये अभी बताया गया है कि बीजेपी के मेंबर जो केरला से हैं, के जे एल्फोंस, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इस बिल को, जो कि प्रियम्बल को अमेंड करने से एसोसिएटेड है। और ये बिल जो है वो किस चीज की बात कर रहा है? इसमें प्रियम्बल में जो इक्वलिटी जो है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इस लाइन को चेंज करके कह रहे हैं कि ये लिख दो, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। समानता की स्थिति और पैदा होने, खिलाने, शिक्षित होने, नौकरी पाने और सम्मान के साथ व्यवहार करने के अवसर, इसको जो है वो बना दो कि स्थिति और अवसर की जो समानता है उसकी जगह जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी जो है वो वेरियस चीज में आप ऐड करते हैं कि उसको एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी को हर एरियाज पे, राइट। बट आई डोंट थिंक कि ये वाली चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर टू गेट अ जॉब की जो बात की जा रही है, तो आई डोंट थिंक कि उसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, राइट, क्योंकि फिर वो बड़ी दिक्कतें जो है वो आना शुरू हो जाएंगी वेरियस जगहों पर, और फिर रिजर्वेशन वाली चीज को फिर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रमोट होना शुरू हो जाएगा, तो ये एक इशू हो जाएगा बड़ा। ठीक है, सभी को जॉब जो है वो मिलनी चाहिए, बट ऑब्वियस ही बात है सर, जॉब के लिए तो इक्विटी, हाँ इक्विटी फॉलो होनी चाहिए ऑब्वियसली, बट इक्वलिटी कॉन्टेक्स्ट में वही मैंने आपको ये वाली चीज बताई, जो इक्वलिटी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो फिर मेरिट वाला सिनेरियो आ जाएगा। जैसे आज की डेट में हम देख नहीं रहे कि अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग अपने अपने जो लोकलाइट्स हैं, राइट, तो उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो लाना शुरू कर दिया है। जैसे हरियाणा का केस हमने देखा, राइट, कर्नाटका का केस हमने देखा। तो ऐसे जो केसेस हम लोग देख रहे हैं, तो इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से बहुत दिक्कतें बढ़ जाएगी कि मेरिट के आधार पर लोगों को जॉब नहीं दी जाएगी, बल्कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आधार पर लोगों को जॉब दी जाएगी। तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, एंड काफी सारी एमएनसी जो होंगी वो फिर चली जाएंगी इंडिया से, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। बिल ऑल्सो प्रपोजेज एडिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड
happiness as the objective and even it seeks to replace the word socialist with equitable. समाजवादी शब्द को न्याय संगत के साथ जो है वो बदलने के लिए ये बिल हमें देखने को मिल रहा है, रिप्लेस करने की बात कर रहा है। इसने प्रपोज किया है कि जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू आईटी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये भी ऐड करो। मतलब अब क्या हो रहा है कि अब समय जो है वो बढ़ गया है, हमें देखने को मिल रहा है, जैसे डिजिटलाइजेशन है, आईटी का जमाना है, तो कह रहे हैं कि सभी के पास आईटी का एक्सेस जो है वो होना चाहिए, ये भी डालिए। और अब ऑब्जेक्टिव में हैप्पीनेस भी जोड़ो, आप खुशी को भी जोड़ो ऑब्जेक्टिव में प्रियम्बल के, कि लोग जो है वो खुश रहने चाहिए। ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। एक महक जी ने ये चीज लिखी है कि वाई टू वेस्ट टाइम ऑन सच थिंग्स रादर देन दे कैन डिस्कस समथिंग बेटर फॉर पीपल। ये प्राइवेट मेंबर बिल है, आपने शायद ध्यान दिया होगा। तो है, अब क्या करें, नहीं बट इसको वेस्टेज नहीं कहेंगे। कई बार क्या होता है, क्योंकि प्रियम्बल भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, राइट, प्रियम्बल। तो इसको ऐसा लिखना मत मीन्स में कि वाई टू वेस्ट टाइम, राइट। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि आप किसी बुक में जैसे प्रियम्बल जैसे सबसे स्टार्टिंग में इंडेक्स के तौर पर, यानी कि आप इसको पढ़कर बता सकते हो कि इंडिया जो है वो किस टाइप का, इंडिया का स्ट्रक्चर जो है वो आप बता सकते हो, इंडिया की वैल्यूज प्रिंसिपल्स है वो आप बता सकते हो प्रियम्बल को पढ़ के। तो वो वाली चीज मत लिखना, है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। जैसे सर आपने बोला था स्पीकर हेड नहीं है हाउस के, तो हाउस का हेड कौन है ये जानना है। नहीं, स्पीकर हाउस का हेड कौन है? अरे हाउस का जो लीडर जो होता है वो कौन होता है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ द हाउस, तो यही तो होता है हेड, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। कितनी बार तो पढ़ाया हुआ है आपको, ये बेसिक कंसेप्ट वाली चीजें अमित जी। तो ये आप मेरे ख्याल से शायद यूपीएससी बैच में हो ना, तो अगर आप हो तो हम लोग वहां पर पूरी चीज आपको बेसिक से डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको, तो ये सब जो डाउट्स आ रहे हैं ना आपके बिल्कुल हट जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि हाउस का लीडर, ऑब्वियस ही बात है, हाउस का हेड, हाउस का लीडर वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, राइट। तो फोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कैन बी ascertained फ्रॉम द अबव टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल। तो चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि प्रीएम्बल, जैसे कि आपको ये चीज, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है गाइस। ये किस टाइप के क्वेश्चंस है? डायरेक्ट बनता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, संविधान को जो अथॉरिटी जो मिलती है वो किससे मिलती है? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो लोग बोलते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये विवाद चलता रहता है, बट यू गाइस हैव टू से इट इज द पीपल, इट इज द पीपल, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इंडियन स्टेट्स का नेचर जो है वो कैसा है, भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन पॉलिटी है हमारी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, राइट। तो ये हमारे नेचर है। तो याद आ रहा होगा आपको ये सब चीजें, कुछ कुछ इनमें से हमने डिस्कस करी हुई अभी एनसीईआरटी में, बहुत ही बेसिक चीजें अभी स्टार्ट करी है हमने, राइट। ये पूरी चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राइट। तो ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप मेंस में भी यूज कर सकते हो, प्रीलिम्स में भी आ सकती है। और कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949। प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है। बेरूबारी यूनियन केस 1960 का जो हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपिनियन को रिवर्स कर दिया केशव नंद भारती केस 1973 में, और कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, राइट। फिर उसके अलावा और फर्दर क्लैरिफाई किया एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 के अंदर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी सेम चीज को। एंड फिर प्रियम्बल जो है, अभी अगर हम लोग बोलेंगे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रियम्बल का पार्ट है, एंड इट इज अ नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब कि प्रियम्बल से जो लेजिस्लेचर, जो विधायिका जो है उसको शक्ति नहीं मिलती है, और ना ही प्रियम्बल विधायिका की शक्ति को ब्लॉक करता है, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और इट इज नॉन जस्टिसेबल, इसका सिंपल से मतलब ये हुआ कि आप प्रियम्बल में लिखी गई चीजों को दिखाकर कोर्ट में कोई केस नहीं जीत सकते, यानी कि कोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी अगर आप प्रियम्बल में लिखी हुई चीजों को दिखाओगे तो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और प्रियम्बल की अमेंडेबिलिटी की बात करें तो केशव नंदा भारती केस जो कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है, तो इसमें यह चीज कही गई है कि आप प्रियम्बल
में मौजूद जो बेसिक एलिमेंट्स है, जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग को या फंडामेंटल फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन के देखने को मिलते हैं, तो उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, बाकी दूसरी चीजों को चेंज कर सकते हो। प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, अभी तक सिर्फ एक ही बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, जिसमें 3 नए टर्म्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 चीज ऐड की गई थी, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं और दोबारा से बन सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। मतलब हमारा हिस्सा, इंटीग्रल हिस्सा जैसे बोलते हैं ना, इंटीग्रल हिस्सा मतलब पार्ट आप जो है वो मान के चलिए, एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस टाइप से, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पेपर 2 से रिलेटेड पूरे टॉपिक्स। नाउ वी आर मूविंग टू पेपर 3। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स के बारे में सभी को पता है कि बॉन्ड्स जो है वो क्या होते हैं। बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, जैसा मैंने आपको हमेशा बताया कि लोग बाग जो है वो बॉन्ड्स परचेज करते हैं प्रॉफिट के लिए, बट नेगेटिव यील्ड, और अच्छा बॉन्ड्स तो हमने जान लिया, ये शब्द सभी को पता है ना। बॉन्ड्स के बारे में कोई ऐसा है जिसको बॉन्ड क्या होता है नहीं पता? नहीं तो फिर एक्सप्लेन करूं मैं। आई थिंक बॉन्ड के बारे में सभी को पता है, बता दीजिए किसी को नहीं पता है तो बोलिए। बॉन्ड के बारे में सभी जानते हैं। यील्ड क्या होती है, यील्ड के बारे में सभी जानते हो कि नहीं जानते हो? पहले ये बताओ यील्ड के बारे में। यील्ड सिंपल सी चीज, रिटर्न। इसको भी पढ़ा है आपने, शायद भूल गए आप लोग। यील्ड याद करो, बताए रिटर्न, कि बॉन्ड की यील्ड, बॉन्ड पे जो आपने इन्वेस्ट किया उस पे क्या रिटर्न आ रहा है। अभी याद आ गया आपको, क्लिक हुआ कि हमने पढ़ा इसके बारे में, यील्ड के बारे में भी, कि बॉन्ड पर रिटर्न, कि उसकी यील्ड क्या है, याद आ गई पूरी, वेरी गुड। अब नेगेटिव यील्ड बॉन्ड मतलब कि ऐसा बॉन्ड जिस पर जो रिटर्न जो होगा वो नेगेटिव में होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का बॉन्ड परचेज किया, आपको अब जब बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट आएगी तो आप उम्मीद करते हो बॉन्ड पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1 करोड़ 10 लाख मिले, बट अब आपको यहाँ पर कितने मिल रहे हैं? 90 लाख रुपए मिल रहे हैं। मतलब कि आप सीधे सीधे आपने क्या चीज देखी कि आपकी जो एक्चुअल वर्थ थी बॉन्ड की वो लेस हो गई, आपका नुकसान हुआ, लॉस हुआ। तो ऐसा क्यों करते हैं लोग बाग, इस प्रकार के बॉन्ड क्यों परचेज करते हैं? कोई मुझे समझा सकता है इस चीज के बारे में? कोई मुझे समझा सकता है इस चीज के बारे में कि लोग बाग इस प्रकार के बॉन्ड परचेज क्यों करते हैं? और पता है ये बॉन्ड काफी अट्रैक्टिव भी होता है। कई बार लोग बाग जानबूझकर पैसा देते हैं, जानबूझकर इस प्रकार के बॉन्ड जो है वो परचेज करते हैं और खुद इंटरेस्ट देते हैं रेदर देन गवर्नमेंट से इंटरेस्ट लेने की जगह। ऐसा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक कोई बता सकता है? बहुत सिंपल सी चीज है। ये वाला टॉपिक काफी सारे लोग को समझ में नहीं आता क्योंकि इसकी थ्योरी ऐसी है कि जो ऊपर से चली जाती है, बट अभी जो चीज मैं आपको समझाऊंगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि पहले भी इस टॉपिक को मैं बता चुका हूं। मे इन फ्यूचर इट एनहेंस कन्वर्ट ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी, नहीं नहीं, ये उससे रिलेटेड नहीं है, ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी से नहीं नहीं। इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, इंटरेस्ट तो चुकाना होता है। आकांक्षा जी सुनिए, इंटरेस्ट नहीं मिलता है ऐसे बॉन्ड में। ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स जो होते हैं ना, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इसमें बल्कि जैसे कि आपने ये बॉन्ड परचेज किया, लेट्स से कि आपने 1 करोड़ का बॉन्ड परचेज किया, तो अब आपको ही जो है वो इस बॉन्ड को कंटिन्यू करने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर आपका जो एक्चुअल जो अमाउंट है उससे एट द एंड मैच्योरिटी डेट वाले दिन वो अमाउंट कट जाएगा। अब देखिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। पहली बात तो हम करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में ये बॉन्ड ज्यादा चलते हैं। क्यों चलते हैं फॉरेन कंट्रीज में ये बॉन्ड ज्यादा? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के अंदर जो सेविंग, जो इंटरेस्ट जो होता है वो काफी कम होता है, या नेगेटिव में कई बार होता है। वहां वहां पर बैंक अकाउंट को खुलवाने के लिए लोगों को पैसा देना पड़ता है, बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट जो होती है स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज, उनकी पॉलिसी होती है अपने लोगों के लिए कि लोग बाग जो है वो अपने अपने पास सेविंग बैंक्स में पैसे ना रखें, रेदर देन उसको इन्वेस्ट करें। तो आपने सुना होगा कि फॉरेन कंट्रीज में लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं उसके पीछे का लॉजिक लोगों को बता देना, क्योंकि वहां पर सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के लिए उनको पैसे जो है वो ज्यादा देने पड़ते हैं, राइट। तो इसलिए रेदर देन गिविंग दैट अमाउंट वो क्या करते हैं, वो उसको जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। अब देखिए मार्केट मार्केट की कंडीशन काफी खराब चल रही है, आपके पास रखा है पैसा, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मार्केट की कंडीशन काफी खराब चल रही है, पूरी कंपनीज के जो इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो आप लॉस में ही जाओगे, और आपके पास रखा है एक लमसम अमाउंट, और आपको समझ में नहीं आ रहा है इस अमाउंट को आप कहां पर सिक्योर करके रखो। तो आप क्या करते हो, ऐसे बॉन्ड परचेज कर लेते हो। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड का जो रेट होगा वो आपके सेविंग बैंक से कम ही होगा, क्योंकि सेविंग बैंक में अगर आप पैसे रखोगे, राइट, तो उसमें आपको जो है वो ज्यादा नुकसान होगा, इसमें कम नुकसान होगा। तो इसलिए आप जो है वो इस प्रकार के बॉन्ड जो है वो परचेज कर लेते हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, कई केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है कि लोगों को पता है कि अरे यार
ये जो वही चीज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो जितना उनका नुकसान होगा उससे बेटर है कि इसमें वो अपने पैसे को रख लें, क्योंकि क्या होता है अल्टीमेटली लोग अगर अपने अपने पास पैसा नहीं रखते हैं, क्योंकि लोग अगर अपने पास पैसा रखेंगे तो और बहुत सारी इश्यूज होते हैं ना यार, एक तो सेफ्टी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के भी इशू है। तो रेदर देन पीपल वांट कि वो सिक्योरली उस जगह को कहीं ना कहीं या तो इन्वेस्ट कर दें, राइट, या फिर सेविंग्स में रख लें। बट यहां पर अगर मार्केट की कंडीशन देखेंगे डाउनफॉल पे जा रही है, तो उन्होंने बोला कि यार ये कंडीशन तो मार्केट की बहुत ज्यादा खराब है, तो रेदर देन कंपनी में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जगह ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड हम लोग ले लेते हैं, एटलीस्ट हमारा एट दी एंड पैसा तो सिक्योर रहेगा। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज हम लोग को देखने को मिलता है, क्या रहती है तीसरी चीज, कि तीसरी चीज जैसे कि कई बार जैसे हम बात करें करेंसी, आपको पता होगा करेंसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, डी वैल्यू हम लोग को देखने को मिलती है। पता है ना ये वाली बात सभी को, करेंसी की वैल्यू गिरती है, कम होती है, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की रेट में अगर आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है और उसको अगर आपने कहीं पर लॉक कर दिया, राइट, बॉन्ड्स के माध्यम से अगर आपने उसको लॉक कर लिया, राइट, तो एटलीस्ट वो जो अमाउंट है उसकी जो वैल्यू वो गिरेगी नहीं, वो वहां पर लॉक हो जाएगी, राइट। बात समझ रहे हो? तो इसके लिए भी ये लोग करते हैं कि इनको पता है कि मार्केट की कंडीशन खराब है, आगे आने वाले समय में करेंसी की वैल्यू और गिरना तय है, पक्का है। तो रेदर देन आज की वैल्यू के हिसाब से देखो, आज की करेंसी जैसे लेट से कि आपकी जो आज की करेंसी है उसकी जो एक जनरल एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि आपके हाथ में जो आज की डेट में पैसा है उसकी जो वैल्यू है लेट से कि $1 है, राइट। अब आपको पता है कि 2 दिन बाद जो है ये $1 से 80 सेंट्स हो जाएगी, तो आप $1 इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे या 80 सेंट्स इन्वेस्टमेंट करना पसंद करोगे? तो ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको बेनिफिट जो है वो मिलेगा, रिटर्न जो है वो मिलेगा। तो इसलिए ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए भी लोग जो है वो कर देते हैं, जिससे कि इनको पता है कि आने वाले समय में जब ये बॉन्ड मैच्योर होगा तो आज की डेट में जो इश्यूज जो चल रहे हैं यानी कि करेंसी जो डिवैल्यू हुई है, राइट, तो उसके कंपैरिजन में जो है वो उनको बाद में बेनिफिट मिल पाएगा, राइट। तो इसलिए ये वाली चीज जो है वो की जाती है। ये वाली बात क्लियर होगी सभी को? किसी को कोई डाउट इस चीज में कि क्यों लोग नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स परचेज करते हैं? तो अपन ने तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर ली, तीन आपके पास पॉइंट्स आ गए, ये तीन में से तीनों के तीनों पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, राइट। तो ये सिंपल सी चीज है। अब इसकी थ्योरी में अपन चल लेते हैं। इट अपीयर्स टू बी डिसिपेटिंग इन यूरोप, तो यूरोप में विलुप्त होती दिख रही है ये पर्टिकुलर बॉन्ड, राइट, तो जो हम लोग को देखने को मिल रही है। और इसके बारे में हालांकि पहले भी मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, राइट। अब ये है क्या? तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, ऋण साधन है ये, राइट, टू पे द इन्वेस्टर अ मैच्योरिटी अमाउंट लोअर देन द परचेज प्राइस ऑफ बॉन्ड। तो जिस प्राइस पे आपने बॉन्ड को परचेज किया है तो उससे कम के प्राइस पे आपका ये बॉन्ड मैच्योर होगा, यानी कि उससे कम प्राइस में बॉन्ड मैच्योर होगा। और इस बॉन्ड को सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट इशू कर सकती है। इन्वेस्टर देखिए, इन्वेस्टर पे इंटरेस्ट टू द बोरोअर टू कीप देयर मनी विद देम। अक्सर हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलता है, यहां पर इन्वेस्टर पे कर रहा है इंटरेस्ट, राइट, कि अपना पैसा उनके पास रखने के लिए, राइट। क्यों रख रहा है? क्योंकि आप फॉरेन कंट्रीज के बैंक्स की बात जो है वो कर सकते हो, एग्जांपल के तौर पर बैंक्स को दे सकते हो। अब इस प्रकार के बॉन्ड जो है वो इन्वेस्टर क्यों परचेज करते हैं? तो सच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजुअली इन डिमांड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी। तो जिस समय स्ट्रेस का माहौल होता है, जैसे पैंडेमिक के समय पर कंपनीज गिर गई, कंपनीज की वैल्यू गिर रही है, स्टॉक्स गिर रहा है, राइट, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये स्ट्रेस वाला पीरियड है, राइट। एंड दिस इज टू प्रोटेक्ट देयर कैपिटल फ्रॉम सिग्निफिकेंट इरोजन, यानी कि उनकी कैपिटल, उनका जो अमाउंट है वो और ज्यादा, अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको और लॉस होगा, तो उससे बेटर है कि क्योंकि लॉस तो होना ही उनको, तो वो सोच रहे हैं कि यार अब आप मुझे खुद बताओ, आप 10 लाख का लॉस बियर करना पसंद करोगे या 50 लाख का या 20 लाख का? ऑब्वियसली बात है कम लॉस बियर करना सामने वाला व्यक्ति पसंद करेगा। अगर लॉस निश्चित है, कंफर्म है कि भाई लॉस होना है, मतलब होना है चाहे कुछ हो जाए, तो कम लॉस जो है वो करेगा, राइट। एंड दिस इज टू प्रोटेक्ट देयर कैपिटल फ्रॉम सिग्निफिकेंट इरोजन फ्रॉम करेंसी फ्लक्चुएशन टू डिफ्लेशन। कई बार करेंसी में फ्लक्चुएट होता है, जो करेंसी वाला पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, तो उसके लिए भी इन्वेस्टर जो है वो इस प्रकार से नेगेटिव यील्ड बॉन्ड में जो है वो परचेज करते हैं, यानी कि इस बॉन्ड को परचेज करते हैं, इसमें इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने में। एंड रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड, अब बॉन्ड प्राइस और यील्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप हम लोग को देखने को मिल रहा है? तो बॉन्ड प्राइस जो होती है वो इनवर्सली होती है यील्ड के या फिर इंटरेस्ट रेट के परस्पेक्टिव में, यानी कि अगर बॉन्ड का प्राइस काफी हाई होगा, बॉन्ड का प्राइस अगर काफी हाई होगा तो आप देखिएगा उसका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो काफी लो होगा। द हाइयर द प्राइस ऑफ बॉन्ड द लोअर द यील्ड या फिर इंटरेस्ट। बट अगर बॉन्ड का प्राइस अगर कम है तो उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। अब ऐसा क्यों? देखो क्या होता है कि कई केसेस में हम लोग को देखने को मिलता है कि जैसे कि अगर सरकार को मार्केट से पैसा उठाना है, राइट, और उसको नेसेसरी जरूरत है बिल्कुल पैसा उठाने की, तो वो क्या करेंगे?
बॉन्ड के प्राइस को कम करके और उसके इंटरेस्ट को हाई कर देंगे, जिससे कि इंटरेस्ट को देखकर, उसकी यील्ड को देखकर लोग उससे अट्रैक्ट हो और पैसे जो है वो यानी कि बॉन्ड में जो है वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। इन्वेस्टर माइट सेल देयर बॉन्ड इफ एक्सपेक्टेड दैट इंटरेस्ट रेट्स विल राइज। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला होता है, राइट, कई केसेस में तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपने बॉन्ड्स को जो है वो सेल कर देते हैं, राइट। और इसके अलावा कन्वर्सली बॉन्ड इन्वेस्टर्स माइट बाय बॉन्ड, बॉन्ड इन्वेस्टर बॉन्ड को परचेज कर लेते हैं अगर उन्हें लगता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आने वाले समय में गिरने वाला है, फ्यूचर में जो है वो गिरने वाला है, जिससे कि वो अपने ये बेसिकली नेगेटिव यील्ड बॉन्ड की बात चल रही है कि वो अपने अमाउंट को सिक्योर करने के लिए, राइट, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये ऐसा करते हैं। तो ये अभी जो दो तीन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया वो मेन चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, राइट। और अमाउंट जो हमें देखने को मिल रहा है, जो पूरे दुनिया भर में आज की डेट में पेंडेमिक के बाद, तो पूरे दुनिया भर की सेंट्रल बैंक ने जो अमाउंट जो इंजेक्ट किया मार्केट के अंदर, यानी कि जो अलग अलग आप देखिए हमारे भी कितने सारे पैकेजेस हम लोग को देखने को मिले कि लाए गए, राइट। ये पैकेजेस जो है वो आत्मनिर्भर पैकेजेस, पता होगा आपको इसके बारे में। इतना अमाउंट जो है हम लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हमें इकोनॉमी को जो है वो रिवाइव करना है, राइट। तो इस चीज के लिए हमें देखने को मिल रहा है कि कई बार होता क्या है कि इक्विटीज, डेट्स और कमोडिटीज कि प्राइस जो होती है वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर आधारित होती है। अगर बैंक जो अगर मार्केट में पैसा जो है वो लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है, राइट, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इससे एक तो मार्केट में जब पैसा आ जाएगा तो जो रिटर्न है वो कम होने लगेगा लोगों का। तो इसलिए लोग बात सोचते हैं कि इस प्रकार के जो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स हैं तो उससे पैसा जो है वो अपना खींच लें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्यूज हो रहा है, राइट। अब जब गवर्नमेंट, देखो सिंपल सा रूल है डिमांड और सप्लाई का। आप खुद मुझे ये चीज समझो, अगर गवर्नमेंट पैसा फ्यूज कर रही है यानी कि मार्केट में अगर पैसा लगा रही है तो मार्केट में पैसा फुलफिल होता जा रहा है, पैसे की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। अब जब पैसे की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तब वो उस पर इंटरेस्ट ज्यादा देगी कि कम देगी, कम देगी ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट जो है वो फुलफिल कर रही है। तो इसलिए लोग बाग इससे अमाउंट अपना जो अमाउंट जो है वो खींच लेते हैं। बाकी देखो ये है चीजें कंफ्यूज करने वाली, जो चीज मैंने नेगेटिव यील्ड बॉन्ड के बारे में आपको स्टार्टिंग में समझाई थी, उस चीज वो 3 पॉइंट्स को बस आप ध्यान में रखो, राइट। इसलिए उस चीज को आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया गया था, राइट। बाकी इतना कुछ खास नहीं है इसमें। बाकी मेन चीज आप वाली चीज ध्यान में रखो, वो इंपॉर्टेंट है। सिंगापुर में तो बैंक में मनी रखने का भी इंटरेस्ट दे, हाँ बहुत सारी जगह पर देना पड़ता है, पैसे रखने का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। आप देखिए इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे मत लेना कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कॉमन मैन जो है वो इस चीज में काम नहीं करते, राइट। वो तो कंजम्पशन पे काम करते हैं कि पैसा कमाया और खाया, राइट। ये जो बात चल रही है इन्वेस्टर्स की चल रही है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की चल रही है, जो इन्वेस्टर नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को पसंद करते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है कि जिस जो कॉमन मैन लॉस जहां पर होता है वहां पर घुसता ही नहीं है, बट इन्वेस्टर्स को पता है कि अगर उनको जो लॉस हो रहा है, तय है लॉस होना, तो वो बस ये चूज करते हैं कि हम बड़े लॉस को सहें या छोटे लॉस को सहें, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा लोग कर ही क्यों रहे हैं, करना ही नहीं चाहिए जब उनका लॉस हो रहा है। तो ये बात उन कॉमन मैन की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है इन्वेस्टर्स की, जिनका डे टू डे बिजनेस जो होता है वो करोड़ों रुपए में होता है, राइट। डे टू डे भी ज्यादा होती है, आर्ली का बिजनेस हो जाता है यार। तो उनकी यहां पर बात हो रही है। चलिए, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और इसी के साथ सेशन जो है वो फिनिश हो गया आज का। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करिए, जहां सर अकेडमी टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, उसको ज्वाइन करिए। वहां पर क्विज जो है वो फ्री में कंडक्ट किए जा रहे हैं। हार पिता जी बोलिए ना। टॉपिक के साथ सोर्सेस, सोर्सेज एज इन द हिंदू से आए, इंडियन एक्सप्रेस से आए, वो सब की बात कर रहे हो क्या आप? बुक्स? अच्छा ऐसा क्या? अरे यार सोर्सेज तो डिफिकल्ट है, सिर्फ टॉपिक्स ही हैं अभी। और पता जी मेरे ख्याल से आप तो यूपीएससी बैच में हो ना ऑलरेडी, तो आपको तो ये सब टॉपिक्स करवा ही जा रहे हैं। आप उसकी टेंशन मत लो, अभी आप एज अ टेस्ट को सिर्फ उसी की तरह लो, कि मतलब एक प्रैक्टिस की तरह, कि आप जो है वो कितना रिटेन, मतलब अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आपने ली है तो उससे आप कितना उस चीज को जो है वो कर पा रहे हो, उस पर फोकस करो। और कोई भी स्टूडेंट ना कोई रैंकिंग पर फोकस करे ना अपने मार्क्स पर फोकस करे, अपनी गलतियों पर फोकस करो कि आप हड़बड़ी में कोई गलत स्टेटमेंट तो नहीं कर रहे हो। इवन जैसे अगर आपके 2 या 3 स्टेटमेंट है, उनमें से अगर आपको श्योर शॉर्ट एक स्टेटमेंट आपको पता है, दूसरा नहीं पता, तो भी आप एक अच्छे लेवल पर आ चुके हो, आप कि आप एटलीस्ट 50-50
परसेंट जो है वो श्योर हो रहे हो आंसर्स को लेकर। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो ये रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करिए, अपने फ्रेंड्स को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। अब फ्री टेस्ट चल रहा है तो उसका लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए फिर मैं साइन ऑफ कर रहा हूं। अब मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।